सो गाइस रिज्यूमे में सबसे पहले आप लिखते हैं अपना नाम ऊपर बड़ा बड़ा, जिससे कि रिक्रूटर को ये पता चल जाए कि ये रिज्यूमे किसका है। आप चाहें तो अपना एक छोटा प्रोफेशनल फोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हैं उसके साथ ही। नाम के साइड में ही आप फोटो भी वहीं पे लगा दें। और नाम के नीचे आपका आता है प्रोफेशनल टाइटल। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डेटा साइंटिस्ट, या फिर साउंड इंजीनियर, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके जो भी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आप अपना टाइटल बना सकते हैं और उसके आगे ग्रेजुएट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, या फिर सेल्स प्रोफेशनल, ब्रैकेट में आप फ्रेशर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका प्रोफेशनल टाइटल क्या है। अब आप अपने प्रोफेशनल टाइटल के नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखें जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। ऐसा करने से रिक्रूटर की अटेंशन आपके रिज्यूमे पे बनी रहेगी और आगे आपका रिज्यूमे पढ़ने के लिए उनको और इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा, प्रोफेशनल टाइटल, फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया प्रॉब्लम सॉल्वर, या फिर इनोवेटर, या फिर क्रिएटिव थिंकर। कुछ भी इस तरह से आप वर्ड्स यूज़ करें और आप उसमें नीचे लिख दें, जिससे कि सामने वाले की अटेंशन भी बनी रहे और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये 2-3 वर्ड्स में सामने वाले को पता भी चल जाएगा। गाइस अगला नंबर आता है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही सॉर्टेड होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कौन से प्लेटफॉर्म की है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ गया आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के साथ आप आपका कंट्री कोड या स्टेट कोड ज़रूर ऐड करें। उसके नीचे आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करें। ईमेल आईडी भी आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, कोई भी फैंसी सा ईमेल आईडी आप ना रखें। उसके बाद आ जाता है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का आईडी। ज़रूरी है कि आप आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएं और उसका आईडी भी आप मेंशन करें अपने रिज्यूमे पे। रिक्रूटर्स को आपका लिंक्डइन प्रोफाइल से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद आप अपना स्काइप का आईडी भी ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। स्काइप का आईडी मेंशन करने से ये बेनिफिट होगा कि रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि आप वीडियो कॉल्स या फिर वीडियो इंटरव्यूज़ के लिए, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए भी अवेलेबल हैं और आप इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं कि आप स्काइप पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। गाइस अगला नंबर आता है आपके वर्क एक्सपीरियंस का। आपके वर्क एक्सपीरियंस में आप जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालेंगे। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर, उससे पहले वाला उसके नीचे, और उससे पहले वाला उसके नीचे। इस तरह से आप ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप उसमें एक्सपीरियंस ना मेंशन करें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा भी नहीं, लेकिन आप उसमें प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। नहीं तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स भी नहीं है तो आपकी जो एजुकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने मास्टर्स डिग्री किया, उसके बाद आपने बैचलर्स डिग्री, फिर आपकी स्कूलिंग, ऐसे आप उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपको क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले आपका जो टाइटल है वो आप लिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर विद एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बिग स्टैक डेवलपर विद एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने ये फर्स्ट लाइन में अपना टाइटल और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, उसके नीचे आप लिखेंगे ड्यूरेशन कि आपने कब से कब तक यहाँ पे जॉब किया है। फॉर एग्जांपल जुलाई 2020 से आपने किया है से अगस्त 2022 तक। आप स्पेसिफिक मंथ और ईयर लिखेंगे। डेट्स लिखना मैंडेटरी नहीं है कि आपने किस डेट से किस डेट तक किया है। हाँ, लेकिन मंथ लिखना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल और आप लिखिए मंथ्स। गाइस आपके टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ड्यूरेशन जब आपने ये मेंशन कर दिया, इसके बाद नंबर आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन का। वन लाइनर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव। इससे रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि आपने जहाँ पे जॉब किया है वो कंपनी किस बिजनेस में थी या फिर वो कंपनी क्या काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है उसके नीचे जब आप इंट्रो लिखेंगे, आप यू कैन राइट सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म या फिर एजुकेशन कंसल्टिंग फर्म। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं जिससे कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आपने इस डोमेन में काम किया हुआ है।
अगला नंबर आता है आपके KRAs मेंशन करने का। KRA होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या रहे हैं और आप इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉइंट वाइज़ मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेल्स डोमेन में आपने काम किया है, तो आप लिख सकते हैं कि आपने किस चीज़ की सेल्स करी है, कितने टारगेट्स आपको मिलते थे और आपने कैसे वो अचीव करे हैं, क्या आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी हुआ करती थी या फिर और क्या-क्या रिपोर्टिंग आपको करना पड़ता था। ऑल दोज़ थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्मेट में ही मेंशन करें और कोशिश करें कि आप उसमें कुछ नंबर्स ऐसे मेंशन करें जिससे कि पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए कि आपने कितने टाइम में कितने नंबर्स अचीव किए। फॉर एग्जांपल टारगेट्स अगर आपको मिलते थे, यू कैन राइट एनुअल टारगेट्स उतना, अचीवेबल टारगेट्स इतना। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं इन चीज़ों को। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप आपके स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर डेटा के साथ या नंबर्स के साथ प्रेजेंट करें। सामने वाले को पढ़ने में भी समझ में आता है कि आप कितने सिंसियर और सीरियस हैं अपने वर्क के लिए, कि आपको नंबर्स भी याद हैं। गाइस, आपको कोई बहुत लंबी स्टोरीज नहीं लिखनी है। जो भी आपके KRAs रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही आपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप ऐसे ही अपना वर्क एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में डिस्प्ले कर सकते हैं। जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वो आता है आपकी एजुकेशन का। जो लोग फ्रेशर्स हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस की जगह वो अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स भी नहीं हैं तो अपने रिज्यूमे में वो सीधा वर्क एक्सपीरियंस स्किप करके अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन कर सकते हैं। गाइस, एजुकेशन भी आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मेंशन करनी है। इसका मतलब ये है, जो भी आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो सबसे ऊपर, उससे पहले वाली उसके नीचे और उससे पहले वाली उसके नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मास्टर्स डिग्री ली है तो सबसे पहले आप मास्टर्स डिग्री लिखेंगे, उसके बाद आपका बैचलर्स डिग्री, उसके बाद आपका स्कूलिंग एंड सो ऑन। गाइस, एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मेंशन करने के लिए भी एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री लिया है या कोई भी एजुकेशन लिया है, तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे रिज्यूमे पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, फिर आप ब्रैकेट में लिखते हैं आपका इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से भी आपने वो एजुकेशन लिया है। अगर आपने बैचलर्स लिया है तो सेम आप बैचलर्स डिग्री लिख सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में आपके इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर योर स्कूलिंग। स्कूलिंग में आप लिख सकते हैं हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, या फिर कुछ लोग 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड लिखते हैं, वो भी सही है। उसके बाद ब्रैकेट में आपके स्कूल का या बोर्ड का नाम आ जाता है। गाइस, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देते हैं, उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है ड्यूरेशन, कि आपने वो एजुकेशन कब से कब तक अचीव किया है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 साल का एजुकेशन किया है, यू कैन मेंशन फ्रॉम 2019 टू 2020 एंड सो ऑन। इसी तरह से सारी ही एजुकेशन को जो भी आपने मेंशन किया है रिज्यूमे में, मेक श्योर कि आप उसके नीचे अपना ड्यूरेशन ज़रूर मेंशन करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम एजुकेशन लिया है, वो भी अपने ईयर के आगे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, नीचे आ जाता है फ्रॉम 2018 टू 2020, और ब्रैकेट में आ जाएगा पार्ट टाइम या फुल टाइम या फिर करस्पॉन्डेंस या फिर एग्जीक्यूटिव MBA भी बहुत सारे लोग मेंशन कर देते हैं। तो जो भी आपका टाइप ऑफ एजुकेशन होता है वो ज़रूर मेंशन करें। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, आप आपका परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एजुकेशन में आपका स्कोर्स कितना है। आप परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं, आपका CGPA मेंशन कर सकते हैं, आपके जो भी ग्रेड्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो मेंशन ना करें, लेकिन अगर आप एक टॉप स्कॉलर रहे हैं, हाई स्कोरर रहे हैं, तो ज़रूर आप आपके परसेंटेज या CGPA मेंशन करें उसमें। गाइस, हमारा अगला सेक्शन होता है स्किल्स, और स्किल्स का सेक्शन आप आपके रिज्यूमे में अलग से मेंशन करेंगे। मैंने जो सैम्पल्स आपके साथ शेयर करे हैं आगे कुछ, उन सैम्पल्स से भी आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको स्किल्स
आपके रिज्यूमे में कहाँ पे मेंशन करना चाहिए और अलग से लिखने का इम्पोर्टेंस क्यों होता है। गाइस, स्किल्स कोई भी रिक्रूटर तब पढ़ता है जब वो जानना चाहता है कि वाकई में आपके पास क्या क्या स्किल्स अवेलेबल हैं। और जब भी आप स्किल्स मेंशन करें, वो आप कोशिश करें कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्किल्स मेंशन करें। फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल जॉब है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसमें जो स्किल्स मेंशन करेंगे वो आप कुछ लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, कुछ कोडिंग मेथड्स आप लिख सकते हैं जो आपके स्पेसिफिक स्किल सेट में आती हैं और उस पर्टिकुलर जॉब से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। इससे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि हमने स्किल्स का सेक्शन रिज्यूमे में अलग से लिखा है, जैसे ही रिक्रूटर की नज़र आपके स्किल्स पे पड़ेगी, उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे में वो सारे स्किल्स हैं जो मेरे को इस जॉब के लिए चाहिए। और इसी वजह से पढ़ने वाला रिक्रूटर जो भी है, वो आपका रिज्यूमे पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा और आप उसकी अटेंशन ले पाएंगे। सो गाइज, ये सब हो जाते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स। इसीलिए जब भी आप कहीं भी जॉब अप्लाई करें, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उसी के हिसाब से अपने रिज्यूमे में अमेंडमेंट्स करें, उसी के हिसाब से चेंजेस करें और अपने स्किल्स आप अपग्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो गाइज, ये जो हमने बात करी अभी, ये होती है टेक्निकल स्किल्स की बात। अब बात आती है आपके सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं सामने वाले के सामने। तो एज अ पर्सन आपका क्या एटीट्यूड है, क्या आपकी पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने स्किल्स के सेक्शन में ही। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपको कि जब भी आप आपके स्किल्स का सेक्शन लिखें, उसमें आप टेक्निकल स्किल्स करके फिर आप उसके आगे अपने टेक्निकल स्किल्स लिख दें, फिर सॉफ्ट स्किल्स करके या प्रोफेशनल स्किल्स करके उसके आगे आपके बाकी के स्किल्स लिख सकते हैं। तो जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाते हैं जैसे कि टीम प्लेयर, या फिर पॉजिटिव थिंकर, या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ और सॉफ्ट स्किल्स के नाम जो हैं, वो जो मैंने सैम्पल्स आपको दिए हैं, उनमें से आप देख के एज रेफरेंस उनको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके स्किल्स वही हों जो कि आपकी पर्सनालिटी में एक्चुअल में होते हैं। गाइस, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, उसको बोलते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। यानी कि आपको अभी तक क्या क्या रिकग्निशन मिला है, किन किन जगह से मिला है और क्या क्या अवार्ड्स आपने जीते हुए हैं। तो ये जो भी अवार्ड्स और रिकग्निशन आप मेंशन करें, मेक श्योर कि ये सारे अवार्ड्स और रिकग्निशन आपकी प्रोफेशनल जर्नी से मैच करते हुए हों, या फिर जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, ये अवार्ड्स और रिकग्निशंस आपको उस जॉब को लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही अपने अवार्ड्स या रिकग्निशंस मेंशन करें। हो सकता है आपने किसी पेंटिंग कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया हो, जिसके लिए आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला हो। लेकिन अब जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वो किसी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन का या कोई टेक्निकल रोल के लिए, तो वो चीज़ उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आप एक पेंटिंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट उसमें एज़ एन अवार्ड या रिकग्निशन नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करके कोई अवार्ड जीता है, जो कि आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है, आप उसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। गाइज़, इसी सेक्शन में आप कुछ और सर्टिफ़िकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने एज़ एन एडेड सर्टिफ़िकेशंस लिए हों। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन ये अवार्ड्स और रिकॉग्निशन सेक्शन में ज़रूर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है कहीं से और उसके बाद आप आईटी में जॉब कर रहे हैं। यू आर एन आईटी इंजीनियर। एडिशनली आपने कुछ लैंग्वेज का कोई सर्टिफ़िकेशन कोर्स किया है, तो वो चीज़, जो सर्टिफ़िकेशन है, वो आप अवार्ड्स और रिकॉग्निशन में ऐड कर सकते हैं एज़ एन एडेड सर्टिफ़िकेट। गाइस, इसी के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ पब्लिकेशंस भी होते हैं। तो जब हम पीएचडी करते हैं, उसके बाद बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ पब्लिकेशंस ज़रूर रिलीज़ करते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने पब्लिकेशंस के लिंक्स भी इन अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस में ज़रूर ऐड करें। उससे भी एक अच्छा बेनिफिट मिलता है रिक्रूटर को ये चीज़ समझने में कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं और कितने सीरियस हैं अपने प्रोफ़ेशन को लेके, कि आपके पब्लिकेशंस भी आए हुए हैं। और ये चीज़ मेंशन करने से आपका
प्रोफाइल जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है एंड स्टैंड्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड। गाइस, हमने अभी जितने भी सेक्शंस की बात करी है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जब भी आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखें, मेक श्योर वो हेडर के नीचे लिखें। और ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जस्ट योर गोल, योर एम टूवर्ड्स योर एंटायर प्रोफेशनल जर्नी इज हेडिंग टू। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ लिखनी है कि जो भी आपका अल्टीमेट गोल है वो क्या है। You can write your expectations in terms of your professional journey. You can write your expectations in terms of your learning and growth and so on. ऑब्जेक्टिव्स के भी मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको सैम्पल्स में दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसी से रिलेटेड आप अपना ऑब्जेक्टिव भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो अब हम लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन या फिर अदर इन्फॉर्मेशन। ये सेक्शन आप एंड में ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, और इसमें कुछ भी मिसलेनियस और बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट योर लोकेशन प्रेफरेंस, कि आपका लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। इट कैन बी बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, वट एवर इज योर लोकेशन preference. You can mention that. You can mention your date of birth. You can mention your notice period, which is in your present organization. Or if you're a fresher, you can mention that you are available to join immediately. Apart from that, you can mention the languages that you know. ये आपके प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इफ़ यू नो एनी रीजनल लैंग्वेज, that will help in that particular region to work.